हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ करेस्पॉन्डिंग स्टेट के बारे में। तो चलिए अब इसे बारी बारी से समझ लेते हैं। तो देखिए, द वंडर वाल इक्वेशन कंटेन ए एंड बी विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। दिस इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड एज सच ऑल द गैसेस। यानी कि जो ये वंडर वाल गैस इक्वेशन जो हम फाइंड आउट करते हैं, वह जो होता है वह सभी गैस के लिए अप्लाई नहीं होता है और इसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो इसमें ए एंड बी होता है, जो उसका कांस्टेंट हम ए एंड बी मान रहे थे, वह जो होता है गैस के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन इसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू मेक दिस कंटेन हैव टू डू रिमूव्ड। यानी कि ये जो ऑर्डर बनता है, जो इसमें ऑर्डर है, ये जो कांस्टेंट होता है ए एंड बी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो अब आगे क्या होता है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सच एन इक्वेशन, द प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि इसमें जो हमें ऑर्डर मिलता है इस इक्वेशन के थ्रू जो प्राप्त होता है, उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है, उसको हम आवश्यक रूप से रिप्लेस करते हैं क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर के थ्रू। ठीक, तो यानी कि जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है, इसको हम रिप्लेस करते हैं क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर से। अब देखिए, इसमें हमें 3 इक्वेशन मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए पीसीएस 2004 में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्या है, P/PC इक्वल टू PR इक्वल टू पाई इक्वल टू रिड्यूस्ड प्रेशर। इसे हम रिड्यूस्ड प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, P इक्वल टू PC, PR इक्वल टू PC पाई, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, V/VC इक्वल टू VR इक्वल टू फाई इक्वल टू रिड्यूस्ड वॉल्यूम। ऐसे ही V इक्वल टू VC, VR इक्वल टू VC फाई भी लिख सकते हैं। अब आगे क्या लिखते हैं, T/TC इक्वल टू TR इक्वल टू थीटा रिड्यूस्ड टेम्परेचर, इसे हम लिखते हैं। फिर T इक्वल टू TC इंटू TR इक्वल टू TC थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमें 3 इक्वेशन मिला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पीसीएस 2004 में पूछा जा चुका है। ठीक, अब देखिए, हमें इन सभी इक्वेशन को वंडर वाली इक्वेशन में रखना है, जो हम वैल्यू को फाइंड आउट किए। तो पीसी का और वीसी का और टीसी का। तो देखिए, वंडर वाला इक्वेशन क्या है, P + A/V² V - B इक्वल टू RT। ठीक, तो ये हमारा वंडर वाली इक्वेशन है। अब देखिए, यहाँ पे हम जो P की वैल्यू निकाले थे, जो कि PC पाई के बराबर था, उसको हम यहाँ पे P की जगह पे रख देंगे। तो PC पाई + A/VC फाई की होल स्क्वायर VC फाई - B इक्वल टू R इंटू TC थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी तरीके से PC इक्वल टू A/27B² VC इक्वल टू 3B TC इक्वल टू 8A/27RB। इन सारी वैल्यू को हमें उठा करके इसमें बारी बारी से पुट कर देना है। ठीक, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगा, A/27B² पाई + A/9B² फाई² इंटू 3B फाई - B इक्वल टू R इंटू 8A/27RB। ये हम लिख सकते हैं इसे। अब देखिए, ऐसे ही हम इसे और क्या लिख सकते हैं, A/9B² पाई/3 + 1/फाई² इंटू B 3 फाई - 1 R थीटा A/9B 8 3R। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो देखिए, ये B है, B से कट जाएगा, A है, A से कट जाएगा, और 9B यहाँ से बचा है तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे जो R है ये इस R से कट जाएगा। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, π/3 + 1/फाई² इंटू 3 फाई - 1 इक्वल टू 8 थीटा/3। तो ये हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग बाई 3 पाई + 3/फाई² 3 फाई - 1 इक्वल टू 8 फाई 8 थीटा इसको बोलेंगे। ठीक, थीटा तो हमारा ये टेम्परेचर में आया था, यानी कि रिड्यूस्ड टेम्परेचर है, और ये जो है फाई ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, और जो पाई है ये रिड्यूस्ड प्रेशर है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी कि इसको रिड्यूस करके हम फाइंड आउट किए हैं। ठीक, तो हम इसे यहाँ से देखेंगे। देखिए, पाई + 3/फाई² इंटू 3 फाई - 1 इक्वल टू 8 थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, π/3 + 1/फाई² 3 फाई - 1 8/3 थीटा।
अब इसे हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। देखिए, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द सब्सटेंस लिक्विड और गैस इज इरेस्पेक्टिव of their nature because it does not involve any characteristic constant a and b। अब देखिए, ये जो इक्वेशन मिला हमें, ये इक्वेशन सभी सब्सटेंस यानी कि लिक्विड और गैस के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक, क्योंकि इसमें जो ए एंड बी जो कांस्टेंट है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे ए एंड बी जो वांडरवाल कांस्टेंट है यह इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से यह इनकी प्रकृति पे निर्भर करता है। अब देखिए आगे क्या है, एसोसिएटेड सब्सटेंस डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, यानी कि देखिए पीसीएस 1997 में पूछा जा चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सब्सटेंस होता है, एसोसिएटेड सब्सटेंस है, यह जो होता है यह करस्पॉन्डिंग स्टेट को फॉलो नहीं करता है, यानी कि उसका पालन नहीं करता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि जो एसोसिएटेड सब्सटेंस होते हैं वो करस्पॉन्डिंग स्टेट को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि डिसोसिएटेड सब्सटेंस जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। फ्लूइड वेयर मॉलिक्यूल आर ऑफ द सेम नेचर ओबे द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, यानी कि फ्लूइड जो होता है तरल पदार्थ, ठीक, तरल पदार्थ के जो मॉलिक्यूल होते हैं वे उनकी जो प्रकृति होती है वह सेम होती है, इसलिए यह करस्पॉन्डिंग स्टेट को फॉलो करता है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ नॉन पोलर नेचर ओबे लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, यानी कि जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनका नॉन पोलर नेचर होता है वे भी क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग स्टेट को फॉलो करते हैं, ठीक। अब आगे क्या है, फ्रॉम एबव इक्वेशन इज फॉलो दैट इफ टू सब्सटेंस आर एट द सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर थीटा एंड प्रेशर पाई देन दे मस्ट have same reduced volume phi, this statement is called law of corresponding state। दो सब्सटेंस है, मान लीजिए दो सब्सटेंस है जिनका सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर है और प्रेशर है, तो वो क्या करते हैं, उनका जो वॉल्यूम होगा, रिड्यूस्ड वॉल्यूम होगा, वो भी आपस में सेम ही होगा। तो इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, यानी कि यदि दो सब्सटेंस के जो रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड प्रेशर होते हैं यदि वे सेम है तो उनका जो रिड्यूस्ड वॉल्यूम है उसका जो वैल्यू है वह भी सेम ही होगा। देखिए आगे क्या है, ऑल द गैसेस हैव सेम वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि सभी गैसों की जो वैल्यू होती है वह जेड जो है वह सेम होती है। तो इन टर्म ऑफ रिड्यूस्ड वेरिएबल, यानी कि यह केवल रिड्यूस्ड वेरिएबल के टर्म में होता है। हैंस सेम कर्व शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर ऑल गैसेस, तो इस तरीके से हमें जो कर्व मिलता है वो सभी गैसों के लिए सेम होता है, ठीक। यानी कि यदि वे सभी गैसें जिनका वॉल्यूम सेम है, यानी कि जेड के करस्पॉन्डिंग जिनका वॉल्यूम सेम है, तो इस टर्म में जो रिड्यूस वेरिएबल होते हैं तो वे सेम ही है, तो इस कारण उनका जो कर्व होता है वो सेम ही मिलता है। यानी कि जितने भी गैस हैं यदि उनका जेड का वैल्यू सेम है, ठीक, तो उनका जो कर्व सेम ही कर्व मिलेगा। अभी हम समझते हैं कि वो कर्व किस तरीके से सेम आ रहा है। तो देखिए ये जो हमें फार्मूला मिलता है, जेड इक्वल टू पाई पी सी अपान आर थीटा टी सी इक्वल टू पी सी वी सी अपान आर टी सी, पाई फाई अपान थीटा इक्वल टू 3/8 पाई फाई अपान थीटा। ये पीसीएस 1997 में पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, जो ये कह रहा है कि सेम कर्व शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर ऑल गैसेस, यानी कि जो हमें कर्व मिलेगा वो भी सेम ही मिलना चाहिए सभी गैसों के लिए यदि जेड की वैल्यू सेम है, ठीक। रिड्यूस्ड वेरिएबल के बेस पे यदि जेड की वैल्यू सेम है तो हमें उस गैस का जो कर्व है वह सेम ही मिलेगा। अब हम कर्व को देख लेते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाए, यहाँ पे जेड की वैल्यू है, यह प्रेशर है, तो ये जो डार्क पॉइंट है यह N2 को डिनोट करता है और जो यहाँ पे O है यह CH4 को डिनोट करता है और यहाँ पे जो ट्रायंगल है यह CH3 को करता है। तो इस पे जो हम यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे कर्व खींचते हैं तो यह देखिए एक ही कर्व सबका मिल रहा है, यानी कि ये सारी गैसें एक ही कर्व बना रही है ना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही ये कर्व बना रही है। क्यों? क्योंकि इनका जो वेरिएबल है वह सेम है, ठीक। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।